स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे हैं महात्मा गांधी की फ़िलॉसफ़ी। स्वागत है आपका उसके सेकंड पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से कुछ वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स और उनके वर्क ने महात्मा गांधी को इंस्पायर किया और उनमें से कुछ कंसेप्ट उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी एज इट इज़ यूज़ किए, उसको इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मोल्ड करके उसको यूज़ किया, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस जो कि हेनरी डेविड थोरो नाम के एक अमेरिकन फ़िलासफ़र ने दिया। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी का क्या व्यू था एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन जो हमारी लाइफ को शेप करता है। क्या यहाँ पे नज़रिया था महात्मा गांधी का, वो किस तरीके से एजुकेशन को देखते थे और एजुकेशन के मायने उनके लिए क्या थे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये दो मेन टॉपिक्स हैं जो होने वाले हैं, जो कि महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो बात शुरू शुरू करते हैं। जब भी एजुकेशन की बात होती है, हम समझते हैं कि एजुकेशन में हम हमारा स्कूल का एजुकेशन कहीं ना कहीं शामिल है, हमारे कॉलेज का एजुकेशन शामिल है। उसमें एक फ़िक्स्ड करिकुलम होगा, उसमें फ़िक्स सिलेबस होगा और उस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद कोई जॉब करेंगे या कुछ बिज़नेस करेंगे। तो ये हमारे लिए एजुकेशन है। लेकिन जब महात्मा गांधी की बात आती है तो एजुकेशन के मायने उनके लिए अलग थे। ये जो वेस्टर्नाइज सिस्टम है जो कि हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, जब से ब्रिटिश आए तब से हम फॉलो कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल में जाएंगे, यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, पीरियड्स होंगे, इस तरीके से पीरियड्स लगेंगे और बाद में एग्ज़ाम होगा, असेसमेंट होगा। तो वो इस एग्ज़ाम सिस्टम के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि एजुकेशन वो है जो इंसान को उसको रोज़गार दे सके। ये जो रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है, रोट लर्निंग वाला सिस्टम है, ये इंसान को वैल्यू नहीं दे सकता। एजुकेशन सिस्टम एज़ पर महात्मा गांधी वो थी जिसके अंदर इंसान के अंदर वैल्यूज़ इम्बाइब हो सकें। एजुकेशन में अगर हम पढ़ाई या तालीम की बात करते हैं तो उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी। कैलन बैक नाम के एक जर्मन थे जो कि उनके फ्रेंड थे, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक फीनिक्स फार्म भी बनाया हुआ था जहाँ पे वो रहते थे। जब भी वो साउथ अफ्रीका के डेज़ की बात करते हैं तो वहीं पे वो रहते थे। और वहाँ पे वो क्या करते थे, वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस को भी फॉलो करते हैं। उनके साथ जो भी उनके वर्कर्स थे कोई ना कोई छोटा मोटा काम ज़रूर करते थे। स्पिनिंग का काम कर लिया, ठीक है, मान लो कपड़े सिलने का काम कर दिया। इस तरीके के जो प्रोफेशंस हैं कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने का काम उन्होंने किया। तो वोकेशनल एजुकेशन को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया, जिसको हम आज के मॉडर्न अगर हम सिस्टम के हिसाब से समझें तो हम उसको स्किल एजुकेशन समझते हैं। स्किल इंडिया कैंपेन सरकार ने पिछले 8 9 10 सालों में इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, हालांकि काफ़ी काम इसके ऊपर बाकी भी है। तो अब हमने कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया है कि अगर हम स्किल्स को नहीं डालेंगे अपने यूथ में तो ये जो रोट लर्निंग और वेस्टर्न बेस्ड सिस्टम है जो हम काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं, इसका कोई भी यहाँ पे लाभ नहीं होगा। तो एक तो बात ये होगी कि वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए, जिससे इंसान अपना रोज़गार कमा पाए, जिससे कोई कला या स्किल उसके हाथ में आए। लेकिन जब वो स्किल की बात करते हैं तो एक इंडस्ट्रियल स्किल की बात नहीं करते हैं। महात्मा गांधी के हिसाब से कॉटेज इंडस्ट्री सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, और एक विलेज को डेवलप करना इन स्किल्स के थ्रू ही एक बेस्ट वे है एक देश को भी डेवलप करने का। तो ये महात्मा गांधी की यहाँ पे सोच थी। तो वोकेशनल एजुकेशन उनकी एजुकेशनल सोच का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सेकंड बात है कि एजुकेशन से किस चीज़ की वैल्यू को प्रमोट किया जा रहा है। तो महात्मा गांधी का मानना है कि सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन स्किल से आपका काम नहीं चलेगा। आपको इस तरीके की एजुकेशन हासिल करनी है जिसमें आपका कैरेक्टर निखरे। तो सारा जो फोकस एजुकेशन का महात्मा गांधी की फ़िलासफ़ी के हिसाब से है वो कैरेक्टर के ऊपर है, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर है, जो कि एक इंसान की लाइफ में या किसी एक कंट्री या फिर नेशन की भी लाइफ में देख लें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैरेक्टर बिल्डिंग और आपकी सोल नरिशमेंट। जब तक आप अपनी आत्मा को नरिश नहीं करोगे उस ज्ञान से, जब तक आप स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं होगे, तब तक वो एजुकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। जो हमारा एंशियंट सिस्टम था जिसमें एजुकेशन सिर्फ एक स्किल्स को हासिल करने वाला सिस्टम नहीं था, जिसमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, वर्ड हम शायद थोड़ा हैवी वर्ड हो जाएगा, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट यहाँ पे जो है वो शामिल नहीं थी, उसको एजुकेशन नहीं माना जाता था। गुरुकुल सिस्टम में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी जो थी वो भी साथ साथ में चलती थी। इसी चीज़ में महात्मा गांधी का भी यहाँ पे विश्वास था कि अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी तो इंसान अच्छे से यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। अपने कैरेक्टर को निखारना, वैल्यूज़ को नरिश करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का, जो कि वेस्टर्न सिस्टम, जो कि रैशनलिज्म के ऊपर बेस्ड है, जो कि मटेरियलिज्म के ऊपर बेस्ड है, पदार्थवाद के ऊपर बेस्ड है, वो कहीं ना कहीं एड्रेस उसको नहीं करता है।
तो मटेरियलिज्म के काफ़ी खिलाफ थे, जो कि वेस्टर्न सिस्टम प्रमोट कर रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी वेस्टर्न सिस्टम में उस टाइम पे आ चुकी थी, जो कि वो इंडिया में भी लागू कर रही थी, और ये चीज़ अब इंडिया में भी है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बात करते हैं महात्मा गांधी की एजुकेशनल फिलॉसफी की। तो वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया, काफ़ी खिलाफ थे उसके, क्योंकि मॉरली करप्ट बना देती है इंसान को। जब आप सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं या फिर कुछ भी पढ़ते हैं कि आपको कोई पदार्थवाद चीज़ चाहिए, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, तो आपके अंदर वो वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं होता है। हालांकि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक हिस्सा जो लाइफ का है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेस्टर्नाइज जो सिस्टम है वो टोटली डिवोट कर देता है सारी चीज़ मटेरियलिस्टिक साइड को। तो स्पिरिचुअल साइड जब आपकी नहीं एड्रेस होगी, जब आपका कैरेक्टर और सोल नरिश नहीं होगा, तो उस एजुकेशन को टोटली इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो स्पिरिचुअल बेंट एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा दिखता है जब हम महात्मा गांधी की फ़िलासफ़ी देखते हैं, और यही वो विज़न देखते थे एक आज़ाद इंडिया में, जो कि हम कहीं ना कहीं अभी तक उस लेवल पर नहीं कर पाए हैं। तो ये एक विजन था एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, और इसी के अंदर वैष्णविज्म, भागवतिज्म, जैनिज्म की वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं, जिसमें भक्ति सिस्टम है, जिसमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की बात की जाती है, जिसमें अपने कैरेक्टर को, अपनी आत्मा को, अपने सेल्फ को नरिश करने की बात की जाती है। क्योंकि इंडियन फिलोसफी की जहाँ भी बात होती है तो मटेरियलिज्म उसमें फिगर नहीं करता है। मटेरियलिज्म अगर है भी तो बहुत उसका लोअर स्टेटस है। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, भगवान के साथ मोक्ष, मोक्ष के कंसेप्ट की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे ले लेता है। लेकिन एजुकेशन को अगर हम इससे कनेक्ट करके देखें तो एक स्पिरिचुअल बेंट है जो महात्मा गांधी यहाँ पे देखते थे एजुकेशन में। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। हालांकि जब जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम बनते हैं इंडिया के, तो उन्होंने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया, जैसे कि सोवियत मॉडल था वैसा ही मॉडल उन्होंने यहाँ पे अपनाने की कोशिश की इंडिया में। लेकिन हालांकि वो शागिर्द रहे हैं महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू जो पहले पीएम थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे महात्मा गांधी की सोच क्या थी कि डेवलपमेंट में क्या हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। अब सिंस वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के खिलाफ थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, तो वो हैवी इंडस्ट्रीज़ के भी खिलाफ थे। वो चाहते थे कि अगर कोई प्लान बनना चाहिए तो वो विलेज के लेवल पे बनना चाहिए। पहले गांव को सशक्त करो, सेल्फ रिलायंस की बात करो। जब तक आप गांव को सशक्त नहीं करोगे, सेल्फ रिलायंस पे नहीं आओगे, जब तक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को आप डेवलप नहीं करोगे, जब तक विलेजेस, जिसमें भारत आज भी 60% से ज़्यादा बसता है, जब तक आप विलेजेस को प्रॉस्परस नहीं बनाओगे थ्रू कॉटेज इंडस्ट्रीज़, नॉट हैवी इंडस्ट्रीज़, तब तक आप डेवलप नहीं कर सकते हो। तो गांव के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया, हैवी इंडस्ट्रीज़ को वो बिल्कुल नकारते थे। तो यहाँ पे एक डिबेट चलती है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो गांव को बिल्कुल ही एक अच्छा यूनिट नहीं मानते थे, क्योंकि उनको डेन ऑफ इग्नोरेंस समझते थे, और ये समझते थे कि यहाँ पे कास्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, जो सच्चाई भी है। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड महात्मा गांधी की बात करें तो विलेज को ही यहाँ पे प्राइमरी यूनिट मानते थे डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, तो महात्मा गांधी की यही सोच है कि विलेज को जब तक हम सशक्त करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं, जब तक उनको सशक्त किया जाएगा तभी भारत यहाँ पे आगे बढ़ेगा। तो किसी भी तरह के हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। हालांकि बिना हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी मॉडर्नाइज होना बिल्कुल यहाँ पे नामुमकिन था। खैर वो मॉडर्नाइज होने के भी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थे, क्योंकि जैसे हमने पहली बात की, मॉरली करप्ट कहीं ना कहीं उसको मानते थे। तो इन चीज़ों की वजह से जो डेवलपमेंट की सोच है वो भी जवाहरलाल नेहरू की बात करें या इवन बी आर अम्बेडकर जी की बात करें, उनसे उनकी सोच बिल्कुल ही अलहदा थी, अलग थी। सो डेवलपमेंट में ही सेल्फ सफिशेंसी, विलेजेस को सशक्त बनाना, वोकेशनल एजुकेशन जैसे कि हमने बात की है, ठीक है, और बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से चलना, जैसे महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट भी दी है कि देर इज़ अ रूम फॉर एवरीबडीज़ नीड्स बट नॉट एवरीबडीज़ ग्रीड। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं वो, कि इतना मत यूज़ करो, इतना ज़्यादा एक्सेसिवली मत यूज़ करो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ भी ना बचे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी फोकस दिया, जो कि अब 2000s के बाद स्पेशली जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइम फोकस में आ गया है पूरी दुनिया में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट महात्मा गांधी सेशन, जो कि आज का फिलॉसफी का सेशन है, जिसमें एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात की, और इसके ऊपर बात करेंगे हम कल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि वेजिटेरियनिज्म, जैसे कि और यहाँ पे चीज़ें होंगी। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। टेक केयर। जय हिंद।